estimate the growth of bacteria if the rate of the growth is known. The formula for calculation of amount in compound interest can be used. Is this true? Yes or no? अगर हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ का पता लगाना है, रेट ऑफ ग्रोथ पता है, तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट के लिए इन कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी यूज्ड. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज additional expenses made after buying an article are included in the cost price. Yes, they are included and are known as value added tax. No, they are known as overhead expenses. जो हमने additional expense use किए उन्हें overhead expenses कहते हैं. अगर VAT include हो जाता है तो that is called the selling price of the article, है ना. अगर हम खरीदने के बाद उसमें वैट देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, सो दैट इज द सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट इज डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. नो, discount reduction given on the marked price of the article. So this is again false. Next one, compound interest is the interest calculated on the previous year's amount. प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है. यस, दिस इज ट्रू. क्योंकि हर बार देखो हमारा प्रिंसिपल चेंज होता है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. कॉस्ट प्राइस इज मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. दिस इज फॉल्स बिकॉज सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. नेक्स्ट वन, a man purchased a bicycle for this amount, sold it for this, his gain percent is 30%. Clearly कि gain तो हो ही नहीं रहा. अगर उसने ज्यादा की खरीदी कम की बेची तो उसे क्या होगा? लॉस होगा. गेन तो हो ही नहीं सकता. गेन तो तभी होता अगर लॉस, अगर उसने ज्यादा की बेची होती. कॉस्ट प्राइस इज लेस, सॉरी, ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, तो उसे लॉस होगा. गेन तो होगा ही नहीं. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सो दिस इज फॉल्स. अगर सॉल्व करना होता वी कैन सॉल्व द लॉस परसेंट आल्सो. ठीक है. नेक्स्ट वन, 3 times a number is 200% increase in the number, then 1/3 of the same number is 200% decrease in number. क्या ये ट्रू है? So let us check by solving. Let the number be x. Question number 52. Let number be x. Now हमें कहा है 3 times a number. 3 times a number क्या हो गया? 3x. So increase in number कितना हो गया? 3x minus x, that is 2x. अब मुझे increase percent find करना है तो find कीजिए. That is equal to increase upon original number multiply by 100%. So yes, this is 200%. अब हमें एक और सिचुएशन दी है, 1/3 of a number. 1/3 of a number that is equals to 1/3x. So इस केस में हमें डिक्रीज कहा है तो डिक्रीज इन नंबर कितना हुआ? ओरिजिनल नंबर था x, उसमें से 1/3 माइनस कर दिया, सो नंबर बचा 2/3. नाउ वी वांट टू फाइंड द डिक्रीज परसेंट. दैट इज इक्वल्स टू डिक्रीज अपॉन द ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई 100%. x से x कैंसिल हो गया, 200/3. तो इसे डिवाइड करेंगे, 3 6 are 18, 66.6% डिक्रीज हुआ है. तो दोनों केस में इसमें तो ठीक है कि 200% इंक्रीज हुआ है, बट डिक्रीज इज 66.6%. सो दिस वन इज फॉल्स. क्लियर? चले नेक्स्ट में. नेक्स्ट रीड कीजिए. सिंपल इंटरेस्ट ऑन द गिवन अमाउंट is always less than or equal to the compound interest on the same amount for same time period at same rate of interest per annum.
क्या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं? अगर सेम टाइम पीरियड के लिए लिया जाए और सेम इंटरेस्ट के साथ लिया जाए, अगर हम पहले साल की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो हमारा अमाउंट है दैट विल बिकम द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल वैल्यूज की चेंज हो गई। सो उस केस में सेकेंड ईयर के केस में फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है सेम वैल्यू, लेकिन जब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं देन सिंपल इंटरेस्ट इज लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट, बट फॉर व्हाट? फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी लेस, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, the cost of the sewing machine is rupees 7,000. Its value depreciates. Depreciate मतलब कम हो गई है at 8% per annum. Then the value of machine after 2 years is, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। So पहले इसका अमाउंट था 7,000. This is the question number 54. So cost price है 7,000. Rate of depreciation that is 8% per annum. जब depreciate होती है, वैल्यू कम होती है, तो अमाउंट इज P1 minus R upon 100. माइनस का साइन आ जाता है when there is a depreciation. So 7,000 is the principal, 8% की depreciation है। 2 साल बाद हमें पूछा है आफ्टर 2 years हमें कितना अमाउंट देना होगा, 7,000। सो इसे अगर आप कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर लो, 4 2 आर 8, 25 4 आर 25 minus 2, 23 by 25, 23 by 25, 25 4 आर 100। तो अगर आप इसको कैंसिल करो 5 5 आर 5 1 आर 5, 20, 5 4 आर 20, 5 2 आर 10, 5 8 आर 40। सो 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 आर 25, 5 6 आर 30। तो 56 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 23 का स्क्वायर 529, यू ऑल नो। So 5 1s are 5, 5 1s are 5, then decimal is here 10, 5 2s are 10. So 11.2 into 529. So multiply कीजिए। So after multiplication, what do we get? 5924.8. So let us check in the question. Is this true or false? Yes, this is true. Next one. If the discount of rupees Y is available on the marked price of X, अगर X में से Y रुपीस का डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? So we know the discount percent is discount upon the marked price multiply by 100%. So discount is Y rupees का मिला है, marked price है X, so it will be Y upon X multiply 100%. लेकिन यहाँ तो रिवर्स लिखा है X upon Y, so this will be false. Next one. Number of students appearing for class 10 CBSE examination increases from this in the year this to this, and in the year 2008-9 increase in the number of students appeared is approximately. We want to find the increase in number of students, वो भी percentage में. So let us find the percentage increase. Question number 56. So percentage of increase number of students, percentage of increase number of students, पहले साल में कितने थे उससे अगले साल में बढ़कर कितने हो गए? अगले साल में बढ़कर हो गए 116054, पहले थे 91422, सो ओरिजिनल अमाउंट वाज, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो मतलब पहले साल में इतने थे उससे अगले साल में बढ़ के इतने हो गए। सो इंक्रीज परसेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? इंक्रीज
number of students increase upon number of students in the previous year, multiply by 100%. So subtract कीजिए 4 minus 2, 5 minus 2, 10 minus 4, 5 minus 1, 11 minus 9. 91422 multiply 100%. So इसको डिवाइड कीजिए एंड चेक द वैल्यू. थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है लेकिन यू विल हैव टू डिवाइड. 2 से कैंसिल होता है, कैंसिल करो, लास्ट में तो डिवाइड ही करना पड़ेगा. 2 4s are 8, 11, 2 5s are 10, 2 7s are 14, फिर 1 1 आ गया, डिवाइड ही करना पड़ेगा. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 6s are 12. So we will have to divide this. So divide करके मुझे आंसर दीजिए क्या आया. So after dividing you get 0.269 approximately. 3 डेसिमल तक लिख रही हूँ. Multiply 100%. So 26.9%. So it's approximately 27%. Right? So let us see the question now. Yes, approximately 27%. So this is true. Next one. Selling price of 9 articles is equals to the cost price of 15 articles. In this transaction, there is a profit of rupees this. Okay, let us check this question now. Question number 57. क्या कहे कि selling price of 9 articles जो है that is equal to cost price of 15 articles. ऐसे क्वेश्चन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से करेंगे इनको. सो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी ₹6. लेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल x रुपीस का बेचा. टोटल कितने आर्टिकल्स बेचे? 9. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स is equals to ₹9x. Now cost price of 15 articles. अब हमें कहा है कि जितना 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है 15 आर्टिकल्स का. तो इसमें एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं. दैट इज 9x by 15. नाउ व्हाट डू वी वांट टू फाइंड? प्रॉफिट हुआ है, कह रहे प्रॉफिट हुआ है, तो इट मींस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, राइट. सो सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का कितना है? x. कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का कितना है? 9x by 15. आफ्टर सॉल्विंग 15 minus 9, 6x by 15. लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंट. सो दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई 100% अपॉन 15 कट गया दोनों से. So 6x upon 9x multiply by 100%. X भी कट गया. 2 3 3 2s are 6, 3 3s are 9. So 200 by 3. So 66 2 by 3%. So let us check the question. So yes, the profit is this much. So this one is true. Moving to the next one. The compound interest on the sum of rupees P for 40 years at R% per annum annually is. So what is the formula for the amount? Compound interest is amount minus principal and amount is P1 plus R upon 100 raised to power n. यही होता है. So ये हमें जो भी लिखा है फॉर्मूला, अगर ये इसको ब्रैकेट भी माना जाए तब भी ऊपर कुछ नहीं लिखा है. So this is false. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ गेन. अगर गेन होता है तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है? क्या इसके इक्वल होता है? तो आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो. फॉर्मूला लगाओ, उसको सॉल्व करो, देन यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. गेन कब होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सो व्हाट विल बी द गेन परसेंट? That is equals to gain upon the cost price multiply 100%. अब हमें पूछे सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. तो अगर मैंने यहां से फाइंड किया गेन परसेंट में फाइंड किया, सो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस.
तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, और गेन मुझे परसेंटेज में देना है, ठीक है। So let us check. So this one is true. Okay, next one. In case of loss, तो loss equal होता है, this is another formula एक तरह से 100 minus loss percent. Selling price, तो यहाँ आ गया cost price. So this one is false. Loss में there should be negative. Next one, the value of the car bought for rupees 4,40,000 depreciates each year by 10%. हर साल उस कार की वैल्यू 10% कम हो जाती है बिगिनिंग के ईयर से, स्टार्टिंग से. सो इट्स वैल्यू बिकम्स दिस आफ्टर 3 years. तो 3 साल बाद उस कार की वैल्यू कितनी होगी? सो लेट अस फाइंड क्वेश्चन नंबर 61. सो हमारे पास प्रिंसिपल है 4,40,000, ठीक है. टाइम पीरियड इज 3 years. हर साल 10% कम होती है. सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम. डेप्रिसिएशन है तो फॉर्मूला में मिडल में आएगा माइनस का साइन. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू 4,40,000. 1 minus 10 upon 100 raised to power 3 here. So solve the value की क्या आंसर आया आप लोगों का? So 4,40,000. 10 minus 1 9 by 10. So 3 times 9 by 10. 9 cube is 729. So 440 multiply 729. Multiply कीजिए and give me the answer. Okay. 320,760. So let us check. 320,760. लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है. So this is false. ठीक है. Next one. Question number 62. The cost of the book marked at rupees 190. किसी बुक पे मार्क प्राइस है 190, उस पे 2% लगा है सेल्स टैक्स. तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जो हमारे लिए उस बुक का कॉस्ट प्राइस है वो बेचने वाले के लिए दैट इज द सेलिंग प्राइस. ठीक है. तो हमने फॉर्मूला वही लगाया है कि अगर उस पे 190 रुपीज दिया हुआ है, 190 का ही बेच रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो मार्क्ड प्राइस और उस पे 2% हमें सेल्स टैक्स देना है. सो कॉस्ट प्राइस विल बी 193.8. सो दिस विल बी फॉल्स. नेक्स्ट वन, द बाइंग प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ फ्लोर विद द रेट ऑफ ₹20 पर केजी. अगर 20 पर केजी है सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg फ्लोर हो गया 5 into 20 दैट इज ₹100. ठीक है. अब इस पे 5% जीएसटी लगी है.